एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल कॉमर्स टॉपर पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ जीएसटी की, कि जो जीएसटी बना है उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, किस आधार पर इसको लागू किया गया और इसके लागू करने के क्या क्या कारण थे, उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है और चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिससे कि आप अपना एक जो सीरीज होता है कंप्लीट सिलेबस करने का, वो आप मिस ना कर सकें। तो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ जीएसटी में इंट्रोडक्शन की। देखिए स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन का मतलब है कि ये किस तरह से लाया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 122 अमेंडमेंट बिल 2014 जो प्रेसिडेंट के सामने 8 सितंबर 2016 को पेश किया गया, और ये 101 अमेंडमेंट था 2016 कॉन्स्टिट्यूशन का, और जिसको पास किया गया और इसके बाद ये जीएसटी इंडिया में लागू किया गया। अगर हम बात करें एज़ पर डेफिनेशन गिवन इन आर्टिकल, के आर्टिकल में इसका जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्या है, तो 366 12A में कहा गया है कि जीएसटी कवर्स ऑल द गुड्स, सभी प्रकार के गुड्स को ये कवर करेगा, एक्सेप्ट, इसमें बता दिया गया किसको छोड़ना है, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। अल्कोहलिक लीकर को छोड़ना है, शराब को छोड़ना है जो एक ह्यूमन कंजप्शन के लिए हो, जो मानव प्रयोग करते हों, उसको इससे बाहर रखा गया है। अब इसके बाद इट मीन्स नो जीएसटी कैन बी लिव्ड ऑन अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। किसी भी प्रकार का शराब पर किसी भी प्रकार का जीएसटी नहीं लगता है। प्रेजेंट सिस्टम में अगर हम बात करें तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और सेल टैक्स यानी कि वेट लगाया जाता है शराब पर, जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लागू। इसके बाद नॉन टैक्सेबल गुड्स में क्या आता है कि आर्टिकल 246A कहता है कि जीएसटी जो लेने का जो कौन ले सकता है, पावर टू लेवी ऑन जीएसटी ऑल टैक्सेबल सप्लाई, जितनी भी आप सप्लाई करते हैं जो टैक्सेबल हों, चाहे वो गुड्स की हों, चाहे वो सर्विस हों या बोथ हों, दोनों प्रकार की सप्लाईज़ को जीएसटी में देना अनिवार्य है। और इन 5 चीज़ों पर अभी तक जीएसटी के ये दायरे में नहीं लाई गई हैं। कौन कौन सी ये 5 चीज़ें हैं? नंबर 1, पेट्रोलियम क्रूड, जो पेट्रोलियम क्रूड होता है, कच्चा तेल होता है। हाई स्पीड डीजल, जो डीजल होता है। मोटर स्प्रिट यानी कि जिसको हम पेट्रोल के रूप में जानते हैं, वो मोटर स्प्रिट होता है। नेचुरल गैस, जो हम घर में यूज़ करते हैं या अपने वाहन में यूज़ करते हैं, उस प्रकार की गैस में। और एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो हवाई जहाज़ होते हैं उनमें जिस प्रकार का जो फ्यूल डलता है उसको एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं, इसको एटीएफ शॉर्ट में कहा जाता है। तो अभी तक एटीएफ पे भी किसी प्रकार का जीएसटी नहीं लगाया गया है। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले है कि जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास है और स्टेट लेजिस्लेटिव यानी कि विधानसभाओं के पास है, कि वो जीएसटी को गवर्न करने के लिए कानून बना सकते हैं। इसके बाद ये भी कहा गया है कि आर्टिकल 269 में कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विल बी डीम्ड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आप कोई बाहर से कोई सर्विस या लेते हैं या गुड्स मंगाते हैं तो उसको भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस की श्रेणी में रखा जाएगा और उसको इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स कहा जाएगा। इसी प्रकार इन केस ऑफ इंटर स्टेट क्या होता है, इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। इसी प्रकार इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अगर आप गुड्स का इंपोर्ट करते हैं उस पर आपको आईजीएसटी भी लगेगा और साथ में आपको बीसीडी भी लगेगा, यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी भी लगेगा। इट मीन्स आईजीएसटी इज़ लीव्ड ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ सीवीडी प्लस स्पेशल सीवीडी इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यानी कि पहले क्या लगता था, पहले सीवीडी लगता था और स्पेशल सीवीडी लगता था, पर अब आईजीएसटी और बीसीडी लगेगा अगर आप कोई सर्विस का इंपोर्ट करते हैं या गुड्स का इंपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार आईजीएसटी विल बी अ पोर्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आईजीएसटी
एक ऐसा टैक्स है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों का हिस्सा होता है, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों का हिस्सा होता है आईजीएसटी में। तो इस अगर कोई आईजीएसटी होता है वो जाता सेंटर के पास है, पर सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि वो अब स्टेट का हिस्सा स्टेट को पहुंचाए। ठीक है, ये सेंटर की जिम्मेदारी होती है। उसके बाद प्रिंसिपल फॉर किस तरह हम पता करें कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कि जहाँ पर माल जहाँ से माल भेजा जा रहा है वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे जो है जान सकते। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ कौन सा होगा, क्या होगा, इसका भी जो डिसाइड है वो भी पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट कानून उसमें बना सकता है टाइम टू टाइम, पर प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब यही होता है कि जहाँ पर परचेज और सेल किया जा रहा है उसको प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम कि रेवेन्यू की सोर्सेज सेंट्रल और स्टेट की क्या हैं। एक इसमें आईजीएसटी लगता है, एक इसमें सीजीएसटी लगता है जिसको सेंट्रल रेवेन्यू, एक यूटीजीएसटी लगता है, एक एसजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी क्या होता है, इसमें दोनों का भाग होता है, स्टेट का भी और सेंट्रल का भी। सीजीएसटी सेंट्रल का होता है, एसजीएसटी स्टेट का होता है, और जो यूटीजीएसटी होता है वो यूनियन टेरिटरी का होता है। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप, और अभी जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें एक नया शामिल किया गया है। ये 3 यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? ये वो टेरिटरी हैं जिनका विधानसभा इनके पास है। दिल्ली ये भी यूटी है पर इनकी विधानसभा है। पौंडीचेरी इसकी भी अपनी विधानसभा है जिसको पौंडीचेरी कहा जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर ये भी एक विधानसभा है जिसको तो ये 3 अभी तक हमारे कुल यूटी जो हैं वो 8 हैं जम्मू एंड कश्मीर से मिलाकर। तो इसके बाद हम बात करते हैं जीएसटी ऑन ईना। ये जीएसटी ऑन इनका ईना का इसको कहते हैं, एक्स्ट्रा नेचुरल अल्कोहल को कहते हैं, जो 95% अल्कोहल जो है इसके अंदर पाया जाता है वॉल्यूम के रूप में। और ये नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, ये ऐसा होता है जिसे ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकता। तो इसको आर्टिकल 256 में ये कवर नहीं होता, और 366(12) में भी ये जो है ये नहीं आता है। इस पे जो जीएसटी जो लगता है, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन एना विच इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहल लीकर। ठीक है, अल्कोहल लीकर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और इस पे जो जीएसटी लगता है वो 18% के हिसाब से लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट विल बी ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई के रूप में जाना जाएगा। देखिए, इंटर स्टेट 2 प्रकार की सप्लाई होती हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब है कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में कारोबार किया जा रहा है, या एक देश से दूसरे देश के बीच में कारोबार किया जा रहा है, तो जीएसटी में उसको इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। उसी प्रकार इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि अगर एक ही राज्य के अंदर कारोबार किया जा रहा है तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा। तो क्योंकि ये एक देश से दूसरे देश में कारोबार किया जा रहा है यूएस से और इंडिया के बीच में, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा 2 देशों के बीच में होता है, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई होगा। तो अगर कोई व्यक्ति, भारत का कोई व्यक्ति विदेश से कोई गुड्स इंपोर्ट करता है तो उसको कस्टम डिपार्टमेंट में जो है बीसीडी यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, और आईजीएसटी देना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई सिंगापुर का व्यक्ति से एम लिमिटेड कोई सर्विस इंपोर्ट करता है तो उसको भी क्योंकि पहले वाले ने जो है गुड्स इंपोर्ट किया था, दूसरे वाले ने सर्विस इंपोर्ट किया था, जीएसटी डिपार्टमेंट इस कंडीशन में जीएसटी डिपार्टमेंट विल बी लीव्ड आईजीएसटी, जीएसटी डिपार्टमेंट इसमें आईजीएसटी लगाएगा। और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विल बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई। और जो अगर आप ये दोनों कंडीशन तो हो गई इंपोर्ट की। अगर आप कोई एक्सपोर्ट करते हैं, चाहे वो गुड्स का करें चाहे वो सर्विस का करें, तो उसमें किसी भी प्रकार का वो जीरो रेटेड सप्लाई में आएगा, किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर आप गुड्स का इंपोर्ट करते हैं उस पर 2 तरह के टैक्स लगेंगे, आपका बीसीडी लगेगा और आईजीएसटी लगेगा।
और अगर आप केवल सर्विस लेते हैं तो आपको केवल IGST देना पड़ेगा। गुड्स की रूप में अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट में आपको जाना पड़ेगा, वो आप पे टैक्स GST लगाएगा। और अगर सर्विस इंपोर्ट करते हैं आपको तो GST डिपार्टमेंट आप पे जो है GST लगाएगा। अब बात करते हैं कि GST क्या है। GST टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस की सप्लाई पे लगने वाला टैक्स है। और ये केवल अल्कोहलिक लीकर जो ह्यूमन कंजम्पशन के है लिए हो उसको छोड़कर ये गुड्स और सर्विस की सभी प्रकार की गुड्स और सर्विस पर की सप्लाई पर लगने वाला टैक्स है। ये एक प्रकार का वैल्यू एडेड टैक्स है। वैल्यू एडेड यानी कि अगर आप जितने वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे अपने परचेज प्राइस में, उतना ही आपका टैक्स बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद डेस्टिनेशन वैल्यू का मतलब होता है प्रॉफिट। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, यानी कि जिस स्थान पर आप अपना कंजम्पशन कर रहे हैं, मंगा रहे हैं, सप्लाई ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसी के हिसाब से आप पे GST लगेगा। और इसमें कास्केडिंग इफेक्ट यानी कि टैक्स किसी डबल टैक्सेशन के रूप में एक तरह से ये बात हो जाती है, तो उसमें ये उसको ख़त्म करता है। और एक प्रकार का चेन ऑफ टैक्स है जो जैसे जैसे आप ज़्यादा करते चले आएंगे टैक्स कम होता चला जाएगा। और एक यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है, पूरे इंडिया में एक ही प्रकार का टैक्स लगता है। और टैक्स बर्डन इज़ ऑन फाइनल कंज्यूमर, और सारा का सारा टैक्स बर्डन जो होता है जो फाइनल कंज्यूमर होता है उस पर पड़ता है, क्योंकि लास्ट में जो कंज्यूम करेगा वो लास्ट में जो प्राइस देगा उसमें ऑल टैक्सेस इंक्लूड होंगे, तो सारा बर्डन किस पे जाएगा, फाइनल कंज्यूमर पर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि GST इंडिया में GST लगाने के कई कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण ये हैं कि GST में कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस को ख़त्म किया गया और एक वन नेशन वन टैक्स के रूप में इसको लाया गया। सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ख़त्म किए गए। कौन कौन से ख़त्म किए गए? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म किया गया, एक्साइज ड्यूटी लीव्ड ऑन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन ये ख़त्म किया गया, सर्विस टैक्स को ख़त्म किया गया, CVD स्पेशल CVD को ख़त्म किया गया, इंपोर्ट पर सेंट्रल सरचार्ज को ख़त्म किया गया, सेंट्रल सेस को ख़त्म किया गया, स्टेट ने अपना वैट ख़त्म किया, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स CST ख़त्म किया, एंट्री टैक्स ख़त्म किया, परचेज टैक्स ख़त्म किया, लग्जरी टैक्स ख़त्म किया, बैटिंग और गैम्बलिंग टैक्स ख़त्म किया, स्टेट सरचार्ज और सेस ख़त्म किया गया। और इन सब टैक्सेस को ख़त्म करने के बाद एक प्रकार का टैक्स बनाया गया जिसको कहा गया GST। ठीक है, तो GST में ये सभी टैक्स को एक करके लाया गया है। अब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क की, GSTN की। तो ये क्या होता है? ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, यानी कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बनी है, और एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये क्या काम करती है? GST का जितना भी नेटवर्क है 100% गवर्नमेंट ओन GST नेटवर्क को संभालती है। और अब ये एक 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी हो गई है। और इसको जब ये बनी थी तब ये नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड थी, पर सितंबर 2018 से ये एक 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी बन गई है। और ये एक तरह से टेक्नोलॉजी बैकबोन है। GST जो इंडिया में चल रहा है उसका टेक्नोलॉजी बैकबोन है, यानी कि जितना भी टेक्नोलॉजी का उसका वर्क है ये सब GSTN के द्वारा ही किया जाता है। और GSTN एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार अपना निभाता है GST के फंक्शनिंग में। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि ये क्या क्या फंक्शंस करता है। तो फंक्शन ऑफ GSTN, ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, स्टैट्यूटरी फंक्शन और नॉन स्टैट्यूटरी, यानी कि स्टैट्यूटरी जो इसको करने ज़रूरी हैं। तो अप्रूवल, रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल देना, ठीक है, उसका असेसमेंट करना, उसके रिफ़ंड का उसके टैक्स का असेसमेंट करना, अगर रिफ़ंड बनता है उसको असेस करना, उसका ऑडिट कराना और इन्फोर्समेंट कराना कि वो अपना रिटर्न फाइल करते रहें। एजुकेशन, अगर कोई किसी प्रकार का विवाद हो तो उसके लिए जो है उसको लीगल सहायता उपलब्ध कराना, जिससे कि वो जो टैक्स पेयर है वो अपनी लीगल सभी कार्य कर सके। और अगर कोई टैक्स किसी पर रह जाता है तो उसकी रिकवरी कराना। नॉन स्टैट्यूटरी में एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन लेना, रिटर्न सबमिशन कराना, IGST सेटलमेंट लेना, और इंफॉर्मेशन और इंटर स्टेट सप्लाई एंड क्रॉस क्रेडिट यूटिलाइजेशन और हेल्प डेस्क सपोर्ट, ये इसके नॉन स्टैट्यूटरी हैं GSTN के। अब बात करेंगे GST काउंसिल की। GST काउंसिल की एक अलग वीडियो मैंने इसमें अपने आप वीडियो के सेक्शन में देख सकते हैं, GST काउंसिल की अलग वीडियो, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इस प्रकार आपका चैप्टर 2 जो फंडामेंटल ऑफ GST है वो कंप्लीट हुआ।
मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।